अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिमांड एंड सप्लाई के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शुरू होते हैं 31 से लेकर 40 तक, आपकी असाइनमेंट में उनको मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है ताकि वीडियोस छोटी छोटी बने। तो इसके अंदर चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले आपके साथ क्वेश्चन 31 पे। क्वेश्चन 31 ये कहता है द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर अ गिवन कमोडिटी डिटरमिन्स। सबसे पहली बात ये है कि ये अगर डिमांड कर्व है मेरा, ये सप्लाई कर्व है, तो डिमांड कर्व ने इंटरसेक्ट कर दिया सप्लाई कर्व को। ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये मेरी प्राइस है P1 और ये क्वांटिटी है Q1। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहला ऑप्शन दिया गया था इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो यकीनन जब डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरेट हुआ। इससे मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस मिली है और P1 मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पहला पॉइंट ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि इससे मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिली है और लिखा हुआ है दूसरा ऑप्शन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ये भी हमें इसी से ही मिली है। द पॉइंट ऑफ नाइदर सरप्लस नॉट शॉर्टेज फॉर कमोडिटी, तो ई पॉइंट पे ना तो हम जो है इक्विलिब्रियम से ऊपर है कि यहाँ पे कुछ सरप्लस पैदा हो जाए और ना ही नीचे है कि कुछ शॉर्टेज पैदा हो जाए। लिहाजा ना तो सरप्लस है ना शॉर्टेज है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम ही फॉल करता है। लिहाजा ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन को हम पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 32, द सप्लाई schedule shows the relationship between quantity supplied and of a commodity over a given time period n। तो देखिए ये डेफिनेशन है लॉ ऑफ सप्लाई की, जिसके अंदर कहा ही जा रहा है कि एक जो आपका सप्लाई स्केड्यूल है वो एक गिवन टाइम पीरियड पे दो चीज़ों में रिलेशनशिप प्रूव करता है। एक तो क्वांटिटी सप्लाई जो इसमें लिखा है इसमें, और दूसरा जो है ऑब्वियसली क्या होती है प्राइस। तो ये रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे अगर पुट कर दें तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन 33, डिमांड कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी ओवर अ गिवन टाइम पीरियड एंड सिमिलर नेचर का सवाल है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ सप्लाई की बजाय क्वांटिटी डिमांडेड है, तो क्वांटिटी डिमांडेड का भी दो चीज़ों में रिलेशनशिप बताता है, एक क्वांटिटी डिमांडेड में और दूसरा प्राइस में। तो लिहाजा यहाँ पे भी आ जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन the price received and the quantity supplied by the firm। तो देखिए बात यह है कि एक टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है अगर हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना लें। बिलफर्ज एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम फर्ज कर लेते हैं। सो दिस इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, दिस इज द क्वांटिटी और ये आ गया डिमांड कर्व D1, ये आपका सप्लाई कर्व S1, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये क्वांटिटी आ गई Q1, प्राइस आ गई P1। हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स लगेगा तो इसका इम्पैक्ट सबसे पहले सप्लाई पर जाएगा। तो लिहाजा टैक्स लग गया, टैक्स लगने से आम तौर पे होता ये है कि टैक्स लगता है तो प्रॉफिट इफेक्ट होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, इसकी सप्लाई में कमी कर दी जाती है या प्रोडक्शन में कमी कर दी जाती है। तो जब सप्लाई कम कर दी गई, प्रोडक्शन कम कर दी गई, तो ये कर्व जो है ये लेफ्ट वर्ड चला जाएगा, यानी हमारा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। तो ये हमने इसको लेफ्ट पे मूव कर दिया। इसके लेफ्ट में मूव करने से इक्विलिब्रियम ई डैश पे चला जाएगा, और इक्विलिब्रियम ई डैश पे जाने का मतलब ये है कि इससे प्राइस में इजाफा हो जाएगा और क्वांटिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। इस हवाले से हमें ऑप्शन ढूंढना होगा कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। तो देखिए प्राइस अप एंड क्वांटिटी डाउन, तो बी ऑप्शन जो है परफेक्ट सुटेबल है इस
पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब आ जाता है क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 कहता है कि सेरिटरी पैरिबस इज अ लैटिन टर्म। सेरिटरी पैरिबस जो है लैटिन टर्म है और इसके मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग 1 by 1 तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सेरिटरी पैरिबस का मतलब होता है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, यानी अजम्पशंस ऑफ द लॉ, चाहे वो सप्लाई है, चाहे वो डिमांड है, चाहे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, चाहे वो डिफरेंस कर्व है, जहां भी सेरिटरी पैरिबस लिखा है इसका मतलब यही है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम। इक्वल अंडर द लॉ ये हमें नहीं मानना, क्योंकि ये और बात हो जाती है। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ये भी हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं लॉ से पहले कुछ चीजें या लॉ को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें सेम, कांस्टेंट या इक्वल सपोज की गई है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका 36। नॉर्मल गुड्स एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन कंजम्पशन व्हेन। नॉर्मल गुड्स जो है इनकी एक्सपीरियंस ये है कि इनकी कंजम्पशन बढ़ती है कब? जब रियल इनकम इंक्रीज हो जाए, यस हो सकता है। रियल इनकम फॉल करे तो फिर तो लेफ्टवर्ड जाएंगे, फिर तो इजाफा नहीं होगा। प्राइस राइजेस हो जाए तब भी क्वांटिटी कम खरीदी जाती है, चाहे ये मूवमेंट अलोंग दी कर्व है, तो ये भी नहीं होगा। प्राइस बढ़ने से जो इनकी डिमांड है वो कम हो जाती है और टेस्ट डिक्लाइन करने से भी इनकी डिमांड कम हो जाती है। एक ही चीज है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर्व बैकवर्ड जा सकता है, इससे आपकी कंजम्पशन में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा हम ए ऑप्शन को ही सही मानेंगे। क्वेश्चन 37। डिमांड कर्व इज अ केस ऑफ गिवन गुड्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। देखिए हम इसको बना ही लेते हैं, आपके जहन में भी फिर एक दफा डायग्राम में रह जाएगी तो और अच्छी बात है। यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, तो प्राइस की रिस्पेक्ट से जो गिवन गुड्स हैं उनका डिमांड कर्व इस शक्ल का होता है। यहाँ लिख ही देते हैं गिवन के हवाले से, प्राइस के हवाले से, कि होता ये है कि जब गिवन गुड्स की प्राइस कम होती है तो लोग इन्हें कम यूज करते हैं, प्राइस कम होने पे कम यूज करते हैं, और प्राइस बढ़ने पे ज्यादा यूज करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब प्राइस कम होती है तो लोग इनसे पैसे बचा के किसी और चीज पर खर्च कर देते हैं। तो प्राइस कम होने पे आमतौर पे चीजें ज्यादा खरीदी जाती है, लेकिन ये कम खरीदे जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ये इंफीरियर है, गिवन है, तो लोग यहाँ से अमाउंट निकालते हैं खर्चे से कि ठीक है सस्ता होने पे शुक्र है बच गई चीज, और वो पैसे उठा के जो है वो नॉर्मल गुड्स पे खर्च कर देते हैं। एक आम डिस्कशन के मुताबिक गिवन गुड्स में जो चीजें आती हैं उसके अंदर जो है वो टोटा चावल है या ब्राउन चावल है, कि जब वो सस्ते होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये थोड़े खरीदो और जो पैसे इनसे बचे हैं उससे बासमती चावल खरीद के खाओ और मजा उठाओ। तो ये इनका मसला है कि ये सस्ते होने पर ज्यादा नहीं कम बिकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये गिवन गुड्स में आ जाते हैं। तो हम इसके लिए जो ऑप्शन लेंगे कि इसकी जो स्लोप है हम उसे कहेंगे ये पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इनके लिए होती है प्राइस के एतबार से। अब जहां तक सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जब हम बनाते हैं तो कौन सी चीज कांस्टेंट करते हैं? देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। डिमांड कर्व जब बनती है इस तरफ क्वांटिटी है, इस तरफ प्राइस है, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है। तो क्वांटिटी तो भाई कम भी होती है ज्यादा भी होती है, लिहाजा ये तो वेरिएबल ही रहता है, तो इसको निकाल देते हैं। और प्राइस भी कम होती है ज्यादा होती है, लिहाजा ये भी वेरिएबल है, इसको निकाल देते हैं। एक चीज जो अजम्पशन में हम सपोज करते हैं वो है इनकम। इसके अलावा आल्दो हम टेस्ट भी सपोज करते हैं कि सेम है, हम पॉपुलेशन भी सपोज करते हैं कि सेम है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो इनकम दी गई है जो वहां हमने अजम्पशन में सेम सपोज की थी, लिहाजा यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी द सप्लाई कर्व शुड शिफ्ट टू द राइट, यानी गिवन में से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सप्लाई कर्व को राइट वन मूव करते हैं। सबसे पहली बात है प्राइस ऑफ गुड गोज डाउन। देखिए प्राइस जो होती है इससे शिफ्ट नहीं आता क्योंकि ये मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, लिहाजा ये तो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर पॉइंट ए से बी या बी से सी उसी डिमांड कर्व पे आप मूव करते हैं, तो ये मूवमेंट अलोंग कर्व होती है, लिहाजा इसको तो पहले ही निकाल देते हैं। दूसरी बात ये है
कि टैक्सेस ऑफ गवर्नमेंट गो डाउन। देखिए जब भी टैक्स कम होगा इससे हमारा मुनाफा जो है वो बढ़ेगा और हम जो है वो हमारा सप्लाई कर्व जो है प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारा सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड चलेगा। तो हम ये कह रहे थे कि देखिए बात ये है कि अगर टैक्स कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और यकीनन सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड चला जाएगा, क्योंकि मुनाफा बढ़ने से सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। तो ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो सकता है जी ये। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गो डाउन, सब्स्टिट्यूट की प्राइस गो डाउन हो जाए। अब यहाँ जब सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है तो सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। आप सपोज कीजिए कि हम एक कार मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे पास एक प्लांट है, लेकिन इस वक्त जो ज़ेरे बहस प्रोडक्ट है, फर्ज कर लीजिए वो कार है जो हम बनाते हैं, ये हमारा ज़ेरे बहस प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, लेकिन हमारा एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जीप। एक वक्त में हमारा प्लांट या तो कार प्रोड्यूस करता है या जीप प्रोड्यूस करता है। सप्लाई में हमेशा ऐसे होता है, सब्स्टिट्यूट वो प्रोडक्ट होता है जो आप मुतबादिल बना सकते हैं। लिहाजा या तो हमारा प्लांट कार प्रोड्यूस करेगा या जीप प्रोड्यूस करेगा। अब हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि हमारी कार की प्राइस चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे उसकी प्राइस का तो जिक्र ही नहीं है, क्योंकि ये शिफ्ट फैक्टर और शिफ्ट फैक्टर में हमेशा आपकी प्राइस चेंज नहीं होती, अदर फैक्टर चेंज होते हैं या अदर चीज़ों की प्राइस चेंज होती है, अपनी प्राइस चेंज नहीं होती। लिहाजा कार की प्राइस चेंज नहीं हुई। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि सब्स्टिट्यूट हमारा जीप है, यहाँ हम कार बना सकते हैं, जीप बना सकते हैं, जीप की प्राइस कम हो गई है। अब जाहिर है जीप की प्राइस कम हुई तो जीप में मुनाफा कम है, तो हम जीप की प्रोडक्शन या जीप की सप्लाई जो है वो कम कर देंगे कि भाई इसकी प्रोडक्शन कम कर दो, इसकी प्राइस गिरी है, इसमें हमें मुनाफा कम मिलेगा। तो प्लांट हमारा फ्री हो गया, क्योंकि हम जीप की प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो जितनी देर प्लांट जीप से फ्री होएगा हम क्या बनाएंगे, सीधी बात है कार की प्राइस तो वही है, तो लिहाजा हम कार की सप्लाई बढ़ा देंगे और प्लांट साहब को कहेंगे कि भाई जीप प्रोड्यूस ना करो, तुम ऐसा करो, तुम कार प्रोड्यूस करो, क्योंकि कार की प्राइस वही है और जीप की प्राइस गिर गई है। तो हम कार की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और कार की प्रोडक्शन बढ़ाने से अल्टीमेटली कार का जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड चला जाएगा। तो ये बात भी आपकी ठीक हो गई। तो एक बी भी ठीक हो गया और सी भी ठीक हो गया। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे असर पड़ता तो फिर तो मामला और। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट वो हैं जो इकट्ठे प्रोड्यूस हो सकते हैं। लिहाजा अगर कॉम्प्लीमेंट सस्ता हो जाए तो हम अपना जो ये प्रोडक्ट है वो भी सस्ता कर देंगे। लिहाजा ये भी हम कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट दोनों वो होते हैं जो इकट्ठे प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ आप मिसाल ले सकते हैं कि जैसे फर्ज कर लीजिए, ये पहले क्यों आ गया यार, कि जैसे आप ये बात कर रहे थे कि फर्ज कीजिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूल टाई, स्कूल की टाई बना रहे हैं हम, ये हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है वो है शर्ट। तो अगर शर्ट की प्राइस बढ़ जाए तो हमारे पास हम शर्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और वेस्ट से हम बनाते हैं टाई, तो टाई भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, हालांकि कि हमारी प्राइस ऑफ टाई चेंज नहीं हुई, तो ये राइट वर्ड चला जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट की प्राइस कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि प्राइस ऑफ टाई तो चलो ठीक नहीं हुई, लेकिन प्राइस ऑफ शर्ट जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसकी प्राइस गिर जाती है, तो हम शर्ट कम प्रोड्यूस करेंगे, इससे वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा, तो टाइयाँ भी कम प्रोड्यूस होंगी और हम लेफ्ट वर्ड आ जाएंगे। लेकिन हमें तो चूंकि राइट देखना है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक दफा गलती से नजर भी आ गया आपको, बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ई को हम डायरेक्टली सही ऑप्शन तस्लीम कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 39 क्वेश्चन। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, ये है इफ डिमांड इक्वेशन फॉर अ गुड इज दिस एंड सप्लाई इक्वेशन इज दिस एंड प्राइस इज सेट इक्वल टू अबव, यानी जो भी प्राइस आई है सेट इक्वल टू अबव, उससे अबव चली जाती है 2.4, तो क्या होगा।
देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि पहले हमें इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम जाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों बराबर कर देते हैं। तो हम कर देते हैं सप्लाई है 6 + 1.5 P और डिमांड है आपकी 20 - P। तो हम ऐसा करते हैं कि 20 - 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और ये वाला आपका जो P है ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उधर ये नेगेटिव था। तो इधर आ जाएगा 2.5 P और इधर आ जाएगा 14। जब 14 को आप 2.5 पे डिवाइड करते हैं तो आपकी जो प्राइस आएगी डेट विल बी 5.6 और ये वो प्राइस है जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ प्राइस आती है 5.6। लेकिन हमें ये कहा गया है कि प्राइस इससे 2.4 अबव है, तो 2.4 इसमें ऐड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि अबव कंडीशन में, ये तो मुझे पहले ही पता है कि यहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी, लेकिन सवाल ये है कि कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, इसको मैं P1 प्राइस कह देता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 2.4। तो ये आपका बन जाएगा 0 पॉइंट, इधर 0 आ जाएगा और उस तरफ एक एडिंग में और हो जाएगा, तो ये 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, ये 8 हम क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है तो हम ऐसा करते हैं कि डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस निकाल देते हैं। किस तरह से कि डिमांड इक्वेशन है आपकी 20 माइनस, बल्कि इस इक्वेशन में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो हम सप्लाई इधर रखते हैं, डिमांड इधर रखते हैं ताकि फर्क सामने आ जाए। वैसे भी आपको याद होगा हम सरप्लस एंड शॉर्ट में सप्लाई में से डिमांड निकालते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि सप्लाई इधर रख लेते हैं, डेट इज 6 + 1.5 P। ठीक है जी, और इस तरफ रख लेते हैं हम डिमांड को 20 - P। अब दोनों में वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली प्राइस की, तो यहाँ 1.5 P × 8 और यहाँ पे भी -20 - 8, तो ये आ जाएगा आपका 18 और ये आ जाएगा आपका 12। तो डिफरेंस जो आया वो आया 6 का, और 6 का जो है वो क्या है, शाबाश, कि सप्लाई जो है एक्सीड करेगी, एक्सेस होगी वो सप्लाई होगी, वो तो हम पहले ही जानते हैं, कितनी होगी वो देखनी थी, वो 6 होगी, तो एक्सेस होगी सप्लाई और होगी 6, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को भी वाइंड अप कर देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट। बात वीडियो के दरमियान किसी क्वेश्चन में एरर हो तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं साथ साथ, और उसके अंदर आपने उसकी जो लास्ट फॉर्म है उसको करेक्ट मान लेना है, और यही हम आपके क्वेश्चन बैंक में ऐड करेंगे इंशाल्लाह रेक्टिफाई करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।